नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 11 एनसीईआरटी की किताब समष्टि अर्थशास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न स्मरणीय एवं समझ पर आधारित होंगे तथा कुछ प्रश्न जो हैं वह रिक्त स्थान भरने से संबंधित होंगे तथा कुछ प्रश्न सही और गलत की पहचान करने से संबंधित होंगे। इस वीडियो या इन प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की जो समझ है उसमें कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। तो आप लोग यह क्लास ध्यान से देखिए और जो नोट करने वाली चीज़ें हैं उनको एक कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग जो है वह समग्र मांग कहलाता है। तो मांग तो नहीं कहलाएगा, ना पूर्ति कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपभोग ही कहलाएगा, समग्र उपभोग ही कहलाएगा। तो सही हो जाएगा इसका आंसर जो है 1 नंबर क्वेश्चन का, वह सही है सी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है किस पे? वस्तुओं के उपभोग पर, वस्तुओं के उत्पादन पर, वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पर, वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर। तो वस्तुओं का वर्गीकरण जो होता है वह वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर निर्भर करता है। वस्तुओं का जो अंतिम प्रयोग होता है उस अंतिम प्रयोग पर या अंतिम प्रयोग के आधार पर वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल होती हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर होती हैं तथा अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। अर्थात जिन वस्तुओं का उत्पादन हो चुका होता है उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। इन वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का उनका सिर्फ उपभोग ही कर लिया जाता है तथा इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती है। और इसके अलावा अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय कहा जाता है और इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह अंतिम वस्तु की कुछ जानकारी थी। और अंतिम वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें अंतिम उपभोग वस्तुएं तथा अंतिम उत्पाद वस्तुएं शामिल होती हैं। तो अंतिम उपभोग वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती हैं उनको अंतिम उपभोग वस्तु कहा जाता है। जैसे मक्खन एवं डबल रोटी, जिसको क्या किया जाता है? उपभोग करके ख़त्म कर दिया जाता है, तो यह अंतिम उपभोग वस्तु हो जाएगी। इसी प्रकार से अंतिम उत्पाद वस्तु, तो वे वस्तुएं जो उत्पादक द्वारा प्रयोग की जाती हैं, या ऐसे कह सकते हैं वे वस्तुएं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं और उत्पादक उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर को अंतिम उत्पादक वस्तु की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा वस्तुओं के अंतिम प्रयोग के आधार पर जो वस्तु है वह है मध्यवर्ती वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या है? वे वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, जिनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी है और ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होती हैं। ऐसी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। या कह सकते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक फर्म द्वारा अन्य फर्म से या तो पुनः बिक्री के लिए या कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिए खरीदा जाता है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में
उत्पादक द्वारा प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल, बिजली, ईंधन आदि को मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल किया जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? जो उत्पादक द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है, सिंपल भाषा में। तो इस प्रकार से वस्तुओं के वर्गीकरण को हम लोगों ने देखा, जिसमें अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में हम लोगों ने जाना। अगला जो क्वेश्चन है वह है अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो अंतिम वस्तु का प्रयोग कौन करता है? उपभोक्ता भी करता है, उत्पादक भी करता है और सरकार भी करती है। तो सभी द्वारा अंतिम वस्तु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं कहलाती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं? मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं कहलाती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे दूध, आइसक्रीम, इनको क्या कहा जाता है? उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। जो वस्तुएं परिवार द्वारा उपभोग की जाती हैं उसे उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के अगर प्रकार की बात की जाए तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती हैं। टिकाऊ वस्तुओं में क्या क्या शामिल किया जाता है या क्या परिभाषा हो सकती है? तो जिनका उपयोग जो होता है कई वर्षों तक किया जाता है, या कह सकते हैं अन्य वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य अधिक होता है, उन वस्तुओं को टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे टीवी, रेडियो, कार और स्कूटर जो है टिकाऊ उपभोग वस्तुएं हैं। अगर अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं की बात की जाए तो जिनका उपयोग 1 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए किया जाता है उन्हें अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कहते हैं। जैसे कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं या एकल वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है उन्हें गैर टिकाऊ या एकल वस्तुएं कहा जाता है। जैसे स्याही, घरेलू एलपीजी, दूध और पेट्रोल। तथा सेवाएं क्या हैं? तो सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। जैसे वकील और डॉक्टर की सेवाएं क्या हैं? सेवाएं कहलाती हैं। तो यह कुछ वस्तुएं थी उपभोग और उपभोक्ता वस्तुएं। इसके अलावा पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन जो है प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के बाद जो है इन वस्तुओं का कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और अन्य वस्तुओं के सापेक्ष पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य भी उच्च रहता है। इन वस्तुओं का प्रयोग करने में इनका मूल्य ह्रास होता है। पूंजीगत वस्तुओं में प्लांट तथा मशीनरी के सामान को शामिल किया जाता है और ये वस्तुएं परिवार द्वारा उपभोग नहीं की जाती हैं और इन वस्तुओं का उपयोग उत्पादक द्वारा अधिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। तो वस्तुओं के प्रकार में हम लोगों ने अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु के बारे में जाना तथा उपभोग वस्तु और पूंजी वस्तु के बारे में अध्ययन किया। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं हैं ऑप्शन ए जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वर्षों तक प्रयोग किया जाता नहीं, जिनमें मूल्य ह्रास की हानि शामिल है, ठीक है। जिनमें मूल्य ह्रास की हानि शामिल है उनको पूंजीगत वस्तु कहते हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है उनको पूंजीगत वस्तु कहते हैं। तो ए और सी सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, परिवारों द्वारा अपने रसोई घर में उपयोग किए गए फूड प्रोसेसर उदाहरण है किसका? पूंजीगत वस्तु का, मध्यवर्ती वस्तु का, उपभोग वस्तु का, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोग वस्तु का फूड प्रोसेसर जो है उपभोग वस्तु का उदाहरण है। पूंजी वस्तु के अंतर्गत जो है प्लांट एवं मशीनरी आते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो उपभोक्ता द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती हैं, जिसमें बिजली एवं ईंधन के सामान या कच्चा माल आता है। तो मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु नहीं हो सकता, तो उपभोग वस्तु सही है। अगला, चीनी के उत्पादन में गन्ना
तो गन्ना क्या है चीनी के उत्पादन में, तो ये तो इजी है, सबको पता होगा। गन्ना जो है चीनी के उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तु है जो कच्चे माल के रूप में चीनी फैक्ट्री द्वारा प्रयोग किया जाता है या उत्पादक द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो 7 का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी? एक पूंजीगत वस्तु, एक मध्यवर्ती वस्तु। अगर वह टैक्सी जो है चालक लाभ के उद्देश्य से बिजनेस के उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से खरीद रहा है तो उसको मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत रखा जाएगा। नहीं, अंतिम वस्तु के अंतर्गत रखा जाएगा। और अगर खुद के लिए खरीद रहा है तो पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है 7 नंबर क्वेश्चन का ए और सी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के, एकल वस्तुओं के, पूंजीगत वस्तुओं के। तो पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण में प्लांट एवं मशीनरी को लिया जाता है। अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण में बिजली का सामान लिया जाता है। टिकाऊ वस्तु के उदाहरण में मोटरसाइकिल, फ्रिज, जनरेटर आदि को लिया जाता है। एकल वस्तुओं के उदाहरण में पेट्रोल, दूध जो एक बार प्रयोग किया जाता है उनका लिया जाता है। तो टिकाऊ वस्तुओं के उदाहरण में टीवी, रेडियो, मशीन आदि सबको लिया जाता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन से हो जाएगा 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्ध टिकाऊ वस्तु है? रेडियो, दूध, कपड़े, पेट्रोल। तो अर्ध टिकाऊ वस्तु कपड़े, 10 बी सही है। 11 पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। पूंजीगत हानि, पूंजीगत लाभ, पूंजी निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि जो है पूंजी निर्माण कहलाती है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि पूंजी निर्माण कहलाती है। 11 सी सही है। 12 नंबर, शुद्ध निवेश बराबर है किसके? सकल निवेश प्लस मूल्य ह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, सकल निवेश गुणे मूल्य ह्रास, सकल निवेश भाग मूल्य ह्रास। तो शुद्ध निवेश जो है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। 12 बी सही। 13 नंबर, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। 13 ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मूल्य ह्रास का कौन सा कारण है? निम्न में से मूल्य ह्रास का कौन सा कारण है? सामान्य टूट फूट, बाढ़ के कारण हानि, बाजार में आई गिरावट के कारण हानि, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से मूल्य ह्रास का जो कारण है, मूल्य ह्रास में सामान्य टूट फूट को शामिल किया जाता है। 14 का ए सही है। मूल्य ह्रास क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है मूल्य ह्रास या टूट फूट या आकस्मिक हानि प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्ति या मशीन या प्लांट के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि को मूल्य ह्रास कहते हैं। गिरावट को या आकस्मिक हानि को या प्रत्याशित अप्रचलन को या टूट फूट को क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अप्रत्याशित अप्रचलन का कौन सा कारण है? मांग में परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, तकनीक में परिवर्तन, में से कोई नहीं। तो अप्रत्याशित अप्रचलन जानना होगा तभी पता चलेगा अप्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है। तो अप्रत्याशित अप्रचलन जो है से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं अथवा आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। प्राकृतिक आपदा एवं आर्थिक मंदी के कारण जो स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है उसे अप्रत्याशित अप्रचलन कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, आग लगना शामिल किया जाता है। अप्रत्याशित अप्रचलन जो है मूल्य ह्रास का भाग नहीं है। यह मूल्य ह्रास के स्थान पर पूंजीगत हानि को प्रकट करता है। तो इसका प्राकृतिक आपदाएं बी सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण है। प्रत्याशित अप्रचलन का क्या कारण होगा? तो प्रत्याशित अप्रचलन का कारण प्राकृतिक आपदाएं एवं मांग में परिवर्तन। प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है? प्रत्याशित अप्रचलन का कारण बी और सी हो जाएगा। मांग में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन, बी और सी। प्रत्याशित अप्रचलन क्या है? तो प्रत्याशित अप्रचलन से तात्पर्य
प्रौद्योगिकी तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। ध्यान रखने वाली बात है, दोनों कंफ्यूज करने वाली बात है। अप्रत्याशित अप्रचलन और प्रत्याशित अप्रचलन। अप्रत्याशित अप्रचलन में प्राकृतिक आपदाओं एवं आर्थिक मंदी के कारण जो मूल्य में परिवर्तन होता है उसको शामिल किया जाता है, लेकिन प्रत्याशित अप्रचलन में प्रौद्योगिकी और तकनीक में परिवर्तन के कारण जो मूल्य में परिवर्तन आता है या परिसंपत्ति में गिरावट आती है उसको शामिल किया जाता है। तो दोनों अप्रत्याशित अप्रचलन और प्रत्याशित अप्रचलन याद करने वाला विषय है। अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है पुनः स्थापन निवेश के लिए। सी सही है। अगला स्टॉक चर है, समय में समय काल होता है, स्टॉक चर में समय काल होता है और आगत्यात्मक चर है। ए तथा बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉक चर के बारे में जब जानेंगे तभी पता चलेगा क्या है। तो समय के साथ निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली जो चर हैं उनको क्या कहते हैं, स्टॉक चर कहते हैं। समय के साथ निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाले चर को स्टॉक कहा जाता है। जैसे 1 जनवरी 2022 को आपके खाते में 2000 रुपये थे और 10 जनवरी 2022 को आपके खाते में 4000 रुपये हो गए। ये क्या हुआ, समय बिंदु पर मापना हुआ अकाउंट के पैसे को। तो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको स्टॉक प्रक्रिया कहा जाता है। संपत्ति, श्रम बल, पूंजी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति, बैंक जमाएं, छत की टंकी में पानी, देश की जनसंख्या, गोवा तथा दिल्ली के बीच की दूरी, गोदाम में संग्रहित चावल, यह सब स्टॉक चर के उदाहरण हैं। तो स्टॉक समय काल में अगत्यात्मक चर, बी सी सही हो जाएगा। अगला प्रति इकाई समयावधि पर मापी जाने वाली मात्रा कहलाती है स्टॉक चर। प्रवाह चर, माल मूल्य तो प्रवाह चर कहलाती है। ये समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा जो है वह प्रवाह चर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप कह सकते हैं कि आप शायद 15,000 रुपये प्रति माह जेब खर्च करते हैं, या आप शायद 50 रुपये प्रतिदिन कैंटीन पर खर्च करते हैं, या कह सकते हैं आपको अपने बैंक जमा पर 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। इन सब की माप प्रति इकाई समयावधि के रूप में की जाती है। जैसे 1 घंटा, 1 दिन, 1 माह, 1 वर्ष के रूप में इसकी माप की जाती है। आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग तथा ब्याज प्रवाह चर के कुछ उदाहरण हैं। आय, व्यय, पूंजी निर्माण, एक देश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी ब्याज दर, चावल की बिक्री, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यह सब जो चर हैं वह प्रवाह चर के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय को भी प्रवाह चर में शामिल किया जाता है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति को स्टॉक चर में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 19 नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई समय अवधि पर मापी जाने वाली मात्रा जो है प्रवाह चर कहलाती है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, प्रति परिवार की आय किस चर का उदाहरण है। तो परिवार की आय जो है वह प्रवाह चर का उदाहरण है। आय को प्रवाह चर ही कहा जा सकता है। इनमें से कौन सा स्टॉक चर है। दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी जो है स्टॉक चर कहलाती है। नहीं, इनके में से कौन सा स्टॉक चर है। दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी जो है स्टॉक चर है। 21, 20, 22 इनमें से कौन सा प्रवाह चर नहीं है। तो एक देश की मुद्रा को प्रवाह चर के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली तथा आगरा के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार सम्मिलित करती है स्टॉक तथा प्रवाह दोनों चर को। सी सही है। अगला परिसंपत्ति, परिवारों द्वारा फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान किए जाने पर वास्तविक प्रवाह होता है। ये सही है। 24-25 आय के चक्रीय प्रवाह का कारण है। सरकारी हस्तक्षेप, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता। तो उत्पादक तथा परिवार क्षेत्र में परस्पर निर्भरता आय के चक्रीय प्रवाह का कारण है। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थान भरना है। क्या करना है। रिक्त स्थान में खाली स्थान दिया गया है। वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। तो ऐसी वस्तु को अंतिम वस्तु कहा जाएगा। राष्ट्रीय आय के अनुमान में केवल वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है।
तो राष्ट्रीय आय के अनुमान में केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, अंतिम वस्तु का मूल्य शामिल होता है। अगला 3 नंबर, एक वस्तु को मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु के रूप में वर्गीकृत करते समय केवल इसके को ध्यान में रखा जाता है, प्रारंभिक उपभोग को या अंतिम उपभोग को। तो इसके अंतिम उपभोग को ध्यान में रखा जाता है। 3 में अंतिम हो जाएगा, 4 खाली स्थान है। और वह वर्ष जिसके दौरान वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन का अनुमान घरेलू अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है लेखांकन वर्ष। 4 का लेखांकन वर्ष हो जाएगा सही। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, एकल उपयोग उपभोग वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ उपभोग वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य होता है, क्या होता है, कम या अधिक, तो अधिक होता है। बिजली का सामान उपभोग वस्तुओं का उदाहरण है। अर्ध टिकाऊ या टिकाऊ, तो अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं का उदाहरण जो है बिजली का सामान है, अर्ध टिकाऊ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर क्वेश्चन, गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुओं को उपभोग वस्तुओं के रूप में जाना जाता है, दोहरे उपभोग या एकल उपभोग। तो एकल उपभोग में गैर टिकाऊ वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे दूध, ब्रेड को एकल उपभोग वस्तु में शामिल किया जाता है, पेट्रोल को एकल उपभोग वस्तु में शामिल किया जाता है। तो रिक्त स्थान वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था का उच्च स्तर पर कल्याण होता है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण, यही सही है, उपभोग ही सही है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था का उच्च स्तर पर कल्याण होता है, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन जो है खाली स्थान है, से अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के कुल उत्पादन से है, सकल निवेश या शुद्ध निवेश। तो सकल निवेश से अभिप्राय वर्ष के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के कुल उत्पादन से है, सकल निवेश सही हो जाएगा। 9 का 10 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, सकल निवेश या शुद्ध निवेश। तो शुद्ध निवेश जो है अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, 10 का शुद्ध निवेश हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, मूल्यह्रास के अनुमान के लिए केवल अप्रचलन को ध्यान में रखा जाता है। तो मूल्यह्रास के अनुमान के लिए केवल प्रत्याशित या अप्रत्याशित किस प्रकार के प्रचलन को ध्यान में रखा जाता है, मूल्यह्रास के अनुमान के लिए केवल प्रत्याशित प्रचलन को ध्यान में रखा जाता है, 11 प्रत्याशित हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी से है जब वह प्रयोग नहीं की जाती है। तो पूंजीगत हानि से अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी से है जब वह प्रयोग नहीं की जाती है, पूंजीगत हानि हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक वह चर है जिसे समय के एक अवधि के दौरान मापा जाता है, एक बिंदु के दौरान मापा जाता है। तो स्टॉक को समय के एक बिंदु के साथ मापा जाता है। एक बिंदु के साथ मापने का मतलब हुआ कि स्टॉक वह चर है जिसे समय के एक बिंदु के साथ मापा जाता है। अगला, स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि जो कि अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, पूंजीगत हानि। से अभिप्राय क्या है, मौद्रिक और वास्तविक। से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से है। किससे, मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय की वास्तविक प्रवाह से। तो मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह से है, तो मौद्रिक प्रवाह हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें सही और गलत की पहचान करना है। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय कहते हैं, ठीक है, सत्य है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य का एक भाग बन जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अंतिम वस्तुओं के मूल्य का एक भाग बन जाता है, ठीक है, यह भी सही है। अगला 3 नंबर है, अंतिम वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच का अंतर वस्तुओं के आरंभिक उपभोग पर निर्भर करता है। तो अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच का अंतर वस्तुओं के आरंभिक उपयोग पर निर्भर करता है, या गलत है। अगला, वे वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जाता है गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं।
सही है। माल सूची निवेश में उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। माल सूची निवेश से उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। 5 भी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन, कच्चे माल का स्टॉक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादकों को आगतों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करता है। कच्चे माल का स्टॉक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादकों को आगतों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित करता है। यह भी सत्य है। 6 भी सही है। अगला, सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश माइनस मूल्य ह्रास। सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश माइनस मूल्य ह्रास, यह गलत है। सकल निवेश क्या होगा? सकल निवेश बराबर हो जाएगा शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास, जिसमें घिसावट और घिसावट को शामिल किया जाता है। घिसी पिटी स्थिति में परिसंपत्तियों के मूल्य या स्थान के व्यय को शामिल किया जाता है। शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश में सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास को शामिल किया जाता है, और सकल निवेश में शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास को शामिल किया जाता है। शुद्ध निवेश में सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास को शामिल किया जाता है। तो यह क्वेश्चन जो है गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रत्याशित अप्रचलन से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं अथवा आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। असत्य है, क्योंकि अप्रत्याशित अप्रचलन जो है प्रौद्योगिकी तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। यह एक मूल्यह्रास, यह जो है अप्रत्याशित प्रचलन जो है मूल्यह्रास का एक भाग होता है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह है गलत। 9 नंबर क्वेश्चन, स्थिर पूंजी के उपयोग में मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। स्थिर पूंजी के उपभोग में मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह भी सत्य है। 10 नंबर, प्रवाह समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। गलत है। प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापा जाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह उतना ही अधिक होता है। तो 11 असत्य हो जाएगा। 12 नंबर, पूंजी निर्माण सभी मानव निर्मित वस्तुओं का स्टॉक है जिनका आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। पूंजी निर्माण सभी मानव निर्मित वस्तुओं का स्टॉक है जिनका आगे उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। असत्य है। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य उत्पादन, आय सृजन तथा व्यय की न समाप्त होने वाली प्रक्रियाओं से है। तो यह सत्य है। आय का चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य उत्पादन, आय सृजन तथा व्यय की न समाप्त होने वाली क्रियाओं के प्रवाह से है। ठीक है, यह सही है। अगला, मूल्य वृद्धि बराबर उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय। मूल्य वृद्धि क्या होता है? उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु पर किया गया व्यय। तो यह सत्य है। अगला, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कोई सरकार नहीं होती है। उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों की 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कोई सरकार नहीं होती है। सही है।